उस शाम अमृतसर की हवा में कुछ अजीब सा घुला हुआ था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये बैसाखी की खुशी है या आने वाली किसी अनजानी आफत की आहट। सूरज ढलने से ठीक पहले शहर की तंग गलियों में अचानक सन्नाटा पसर गया। कर्फ्यू लगा दिया गया था। घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन शहर के बीचों बीच एक मैदान ऐसा था जहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह जब कुछ लोग डरते डरते वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने रूह तक हिला दी। जमीन पर सूखा हुआ खून था, दीवारों में गोलियों के अनगिनत निशान थे और एक कुआं जिसके भीतर झांकने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां लाशों का ढेर भरा हुआ था। ये कोई जंग नहीं थी, ये कोई दंगा नहीं था, ये था जलियांवाला बाग। 1919 का भारत बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर से उबल रहा था। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपने लाखों जवान भेजे थे। हजारों भारतीय सैनिक यूरोप और पश्चिम एशिया की धरती पर मारे गए थे। देश को उम्मीद थी कि अब हालात बदलेंगे। शायद अंग्रेज सरकार भारतीयों को कुछ अधिकार देगी, शायद दमन कम होगा, शायद आज़ादी की राह खुलेगी। लेकिन अंग्रेजों ने उम्मीदों पर नहीं, डर पर भरोसा किया। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। ये कानून भारतीयों के लिए खुला अपमान था। बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना मुकदमे जेल, प्रेस पर पाबंदी, सब कुछ कानूनी बना दिया गया। इस कानून ने भारतीयों को ये साफ संदेश दिया कि युद्ध में खून देने के बाद भी उन्हें भरोसे के काबिल नहीं समझा जाता। देश भर में विरोध शुरू हो गया। पंजाब इस विरोध का केंद्र बन गया। अमृतसर में दो नेता लोगों की आवाज बन चुके थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। वे शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को संगठित कर रहे थे। जनता उन्हें सुनती थी, उन पर भरोसा करती थी। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेज सरकार ने चुपचाप दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और शहर से बाहर भेज दिया। जब ये खबर फैली, अमृतसर में आग लग गई। लोग सड़कों पर उतर आए, जुलूस निकले, कुछ जगहों पर हिंसा हुई, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले हुए, सरकार घबरा गई। पंजाब को काबू में रखने के लिए एक ऐसे आदमी को भेजा गया जो नरमी में नहीं, डर में यकीन रखता था। उसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर के लिए हर भीड़ संभावित विद्रोह थी। उसके दिमाग में 1857 की क्रांति की यादें जिंदा थीं। वो मानता था कि भारतीयों को सबक सिखाए बिना शासन नहीं किया जा सकता। 11 अप्रैल को उसने अमृतसर में सख्त आदेश जारी किए। 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। शहर में सैन्य गश्त बढ़ा दी गई। 12 अप्रैल को चेतावनी दोहराई गई। लेकिन 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। गांव-गांव से लोग अमृतसर आए हुए थे। ज्यादातर को ना कर्फ्यू की जानकारी थी, ना आदेशों की। लोग त्योहार के लिए निकले थे, विरोध के लिए नहीं। दोपहर होते होते लोग एक खुले मैदान में इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ बोलना चाहते थे, कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी पर चर्चा करने आए थे, और बहुत से लोग बस यूं ही भीड़ देखकर वहां रुक गए थे। उस मैदान की बनावट किसी ने ध्यान से नहीं देखी थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। निकलने के लिए एक मुख्य संकरा रास्ता था। वही मैदान थोड़ी देर बाद मौत का फंदा बनने वाला था। शाम लगभग 5 बजे अचानक सैनिकों की एक टुकड़ी मैदान के अंदर घुसी। लोगों को कुछ समझ में आता उससे पहले ही सैनिक अपनी जगह ले चुके थे। आगे खड़ा था जनरल डायर। न कोई चेतावनी, न भीड़ को हटने का मौका, न ये देखा गया कि सामने महिलाएं और बच्चे भी हैं। डायर ने हाथ उठाया और आदेश दिया, फायर। पहली गोलियों के साथ ही लोग सन्न रह गए। कुछ सेकंड तक किसी को यकीन नहीं हुआ कि सच में गोलियां चल रही हैं। फिर चीखें गूंज उठीं। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागेंगे कहां? संकरा रास्ता सैनिकों ने घेर रखा था। दीवारें ऊंची थीं। जो दीवारों की तरफ दौड़े वे वहीं गिर गए।
माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगाकर जमीन पर लेट गए। कुछ लोग मैदान के बीच बने कुएं की तरफ दौड़े, ये सोचकर कि शायद वहां जान बच जाए। एक एक करके लोग कुएं में कूदते चले गए। कुछ जिंदा थे, कुछ घायल, कुछ पहले से ही मर चुके थे। करीब 10 मिनट तक फायरिंग चलती रही। डायर ने बाद में स्वीकार किया कि गोलियां तब तक चलाई गईं जब तक गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। उसका मकसद भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि डर बैठाना था। जब गोलियां रुकीं तो मैदान लाशों से भर चुका था। कुछ लोग मर चुके थे, कुछ तड़प रहे थे। चारों तरफ कराहों की आवाजें थीं। डायर अपने सैनिकों के साथ लौट गया। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई दवा नहीं पहुंची, कोई पानी देने वाला नहीं था। घायल पूरी रात तड़पते रहे। कई लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिला। ब्रिटिश सरकार में अगले दिन कहा कि 379 लोग मारे गए, लेकिन ये सच अधूरा था। कुएं में गिरे लोग, डर के कारण दर्ज न हुई मौतें, इन सब को मिलाकर मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा थी। पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। जांच बैठाई गई। डायर ने बिना पछतावे के कहा कि उसने वही किया जो उसे सही लगा। उसे जेल नहीं हुई, बस भारत से हटा दिया गया। लेकिन भारत अब वही नहीं रहा। लोगों को समझ आ गया था कि अंग्रेजी शासन से न्याय की उम्मीद बेकार है। आज़ादी की मांग और तेज हो गई। जलियांवाला बाग ने डर को गुस्से में बदल दिया और गुस्से ने आज़ादी की आग जला दी। आज भी वो मैदान खामोश खड़ा है। दीवारों पर गोलियों के निशान हैं, कुआं वही है और हवा में आज भी वही सवाल तैरता है। एक मैदान, एक आदेश और हजारों लाशें। यही जलियांवाला बाग की सच्ची कहानी है।